हेलो एवरीवन, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसको क्या किए थे और लिखवा दिए थे आपको, है ना। तो आज से आप शुरू करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री आखिर होता क्या है, कैसे समझेंगे सरफेस केमिस्ट्री को। तो बहुत ही सिंपल है, आप मेरे साथ बने रहिए और आराम से इसको आप समझ सकते हैं और बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आप आसानी से बता सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन है आपका इम्पोर्टेंट, जो पहले भी बता चुके हैं शायद। तो 1 सितंबर से आपका बैच शुरू हो रहा है, स्पेशल बैच है एक। फॉर बोर्ड मतलब खास आपके लिए। तो इस बैच का खासियत होगा, आप रेडी हो जाए। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो केमिस्ट्री से डरते हैं वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। और इस बैच का खासियत होगा कि आप 95% से एबव बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं। बस आपकी चाहत होनी चाहिए, चाहे जितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। कितना? 95% से एबव स्कोर कर सकते हैं। बस जिस तरह से हम बताएंगे आपको, जो क्वेश्चन बताएंगे उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये जो क्लास होगा लाइव होगा आपका, ये क्लास आपका लाइव चलेगा। उसके बाद आप जितना बार रिपीट करने बोले उतना बार रिपीट होगा जब तक आप समझ नहीं जाए। उसके बाद फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा ही, लाइव में ही आपका टेस्ट भी होगा और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जाएगी उस बैच में। आप जो है बेफिक्र होके केमिस्ट्री का एग्जाम दे सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसमें नो डाउट, कोई उपाय नहीं। जितना मेहनत करना पड़े उसमें हम करेंगे। हम रेडी हैं, आप रेडी हो जाएं, अपने आप को जगाएं और खड़े हो जाएं। क्योंकि 2021 के बाद आप फिर से केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं देने वाले हैं। मौका हाथ से निकल गया तो गए काम से। तो कहने का मतलब, इस लॉकडाउन का यदि फायदा उठाना है तो आप इस बैच को ज्वाइन करें और अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। बस मेरे अनुसार जिस तरह से हम बताएंगे वैसे आपको बस चलना पड़ेगा। उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको खुद समझ में आएगा उस बैच में ज्वाइन करने के बाद कि उसमें क्या मिलने वाला है आपको। तो चैप्टर वाइज ही उसमें भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ कंडीशंस होंगे, वही क्वेश्चन डील किया जाएगा, वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा या उसी पर फोकस किया जाएगा जो बोर्ड पूछ सकता है या पूछता है या पूछ चुका है या पूछेगा, 2021 में पूछेगा। तो ये 6-7 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये बताता है कि आप स्कोर केमिस्ट्री में कैसे कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। बस आपको अब रेडी हो जाना है, जगना है। क्योंकि समय रहते यदि हम लोग सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं किसी काम के लिए, तो वही रिजल्ट अच्छा देता है। नहीं तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाले हैं। तो जो डरते हैं केमिस्ट्री से, जो बच्चे डरते हैं या फिर जो बच्चे को ज्यादा स्कोर करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, वो आपका 1 सितंबर से शुरू हो रहा है ये बैच, स्पेशल बैच फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। इसमें ज्वाइन करें। और कुछ विशेष सूचना आपको प्राप्त करनी है तो आप जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7439278900। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये आपका क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। जो भी पूछना हो इसके बारे में और डिटेल, है ना। चूंकि इस बैच का कुछ कंडीशंस हैं तो
उस कंडीशन को यदि आपको जानना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो रेडी हो जाइए और अपने आप को जगाइए। ऐसे नहीं चलता है, नॉर्मली आपको पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप इस बैच को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है। तो उसमें आपका पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस किए जाएंगे और लिमिट क्वेश्चन होंगे, उसमें फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं होंगे। बस जो आता है आपको, जो आएगा, जो आने वाला है, बस उसी पर फोकस किया जाएगा और आप खुद रिजल्ट देखेंगे। आपको खुद आश्चर्य होगा कि इतना स्कोर हम कैसे कर लिए। तो चलिए, हम रेडी हो गए हैं और उस बैच को पढ़ाने के लिए क्वेश्चन का सिलेक्शन हो रहा है। उसमें जो टेस्ट होंगे उसका क्वेश्चन का सिलेक्शन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज उसका सिलेक्शन हो रहा है। और वो चीज़ उसी बैच में आपको दिए जाएंगे, स्पेशल बैच में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जितना हो सके, जितना मेरे पास एफिशिएंसी है, जितना एनर्जी है, टोटल लगाने के लिए हम रेडी हैं। बस आप रेडी हो जाएं और जितना जल्दी हो सके सूचना को जल्दी से प्राप्त करें और हमको बताएं कि मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या पूछना है। जो भी पूछना है इस पर आप आके पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। तो ठीक है, तो इसके लिए हम विशेष प्रिपरेशन में हैं इस बैच के लिए। अलग एनर्जी के साथ, अलग तरीका और पूरा टेक्निकल तरीके से, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट वाइज आपको हर एक चैप्टर को डील किए जाएंगे और लिमिट क्वेश्चन पर फोकस किया जाएगा। तो आप रेडी हो जाए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से इंफॉर्मेशन, विशेष इंफॉर्मेशन आप इस नंबर से प्राप्त करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आइए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए मेरे साथ और बने रहिए और सीखिए केमिस्ट्री को आराम से। कोई टेंशन नहीं है। जिस भी लैंग्वेज में आपको सीखना हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी इसलिए बता देता हूँ बीच बीच में, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी लाभ हो जाता है। दूसरी बात, हम लोग कुछ समझ में आए या नहीं आए, हिंदी तो समझ में आता है। तो सबसे पहले होता है कि साइंस में जो है सबसे पहली बात है आपको समझ में आना चाहिए। यदि आप समझ गए तो आप लैंग्वेज खुद बना सकते हो, अपना लैंग्वेज दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले आपको बताते हैं सरफेस केमिस्ट्री आखिर होता क्या है। व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? तो अभी हम लोग देखेंगे आखिर ये सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, किसे कहते हैं। तो शुरुआती दौर से आप ठीक से समझने की कोशिश करें, आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिखिए मेरे साथ, क्या है सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इससे जान पहचान करवाते हैं कि आखिर सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है, किसे कहते हैं, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ रसायन। क्या बोलते हैं? पृष्ठ रसायन। यदि आपसे पूछना है, जैसे कि सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये किसके अंदर आएगा? इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। तो शुरुआत में यदि आपको समझ में नहीं आए क्या होता है तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप सबसे पहले क्या करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है? सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। क्योंकि ये जो बातें हम लोग सीख रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सीख रहे हैं, इसलिए आप ध्यान देना पड़ेगा आपको कि सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the phenomena that occurs at the surface or interfaces
यहाँ पे समझना है सरफेस क्या है और इंटरफेसेस क्या है, इंटरफेस क्या है ना। तो याद रखिएगा, सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the phenomena that occurs at the surfaces or the interfaces याद हो गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अभी आपको समझाएंगे इंटरफेस किसको बोलेंगे और सरफेस किसको बोलेंगे। ठीक है, सरफेस का मतलब सिंपली सतह होता है, क्या होता है, सतह होता है, और इंटरफेसेस का मतलब होता है अंतःपृष्ठ। तो यहाँ पे आप सब समझेंगे कि सतह क्या है और आपका अंतःपृष्ठ क्या है। तो चलिए लिखेंगे इसका डेफिनेशन, लिखिएगा सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about phenomena that occurs at the surface or surfaces or the interfaces इसका हिंदी में बता देते हैं। इसको बोलते हैं पृष्ठ रसायन। भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सतह यानी कि पृष्ठों अथवा अंतःपृष्ठों पर होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताएंगे अभी कि इंटरफेस क्या है और सरफेस किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करें, हिंदी हम लोग लिख लें। तो क्या लिखिएगा, पृष्ठ रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पृष्ठ या पृष्ठों एवं अंतःपृष्ठों पर होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका हिंदी, है ना। बहुत ही सिंपल है, तो याद रखिएगा, है ना। क्या आपका सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट फेनोमेना दैट अकर्स एट द सरफेसेस और द इंटरफेसेस। यहाँ पे अभी बताएंगे आपको इंटरफेस आखिर होता क्या है। तो पृष्ठ रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पृष्ठों एवं अंतःपृष्ठों पर होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब पृष्ठ पर जो भी घटनाएं होंगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ भी एक घटना घट रही है जिसको अधिशोषण बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग को
कि आखिर पृष्ठ क्या होता है और अंतःपृष्ठ क्या होता है। चलिए फिगर से आप समझने की कोशिश करें। फिगर से आप समझने की कोशिश करेंगे कि आपका इंटरफेस कौन है और आपका जो है सरफेस कौन है। तो मान लिया जाए कोई भी जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन से बने होते हैं। तो इस तरह से हम फिगर बना रहे हैं आपका, इसको समझने की कोशिश करें। तो ये मान लिया कोई सॉलिड है, ये क्या है, कोई सॉलिड है। तो इसका जो ऊपरी भाग है, जो ऊपर का लेयर है, ऊपर का लेयर है, ऊपर का जो लेयर है ना, ये सतह हुआ, ये सतह हुआ, जो ऊपर का लेयर हम दिखा रहे हैं, ये है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये है आपका सरफेस है, ये क्या है आपका सरफेस, जिसको पृष्ठ या सतह बोलते हैं। पृष्ठ या क्या है, सतह है। लेकिन इसके आंतरिक भाग जो है, इसके जो अंदर का भाग है, अंदर का जो लेयर है, अंदर का जो लेयर है, तो ऊपर वाला को मान लें आप, ये क्या है आपका अंदर का बाहर का लेयर है। लेकिन ये जो अंदर में है, जैसे मान लिया जाए ये जो आपका अंदर का लेयर है, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, ये जो अंदर का लेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेसेस। क्या बोलेंगे, इंटरफेसेस, मतलब अंतःपृष्ठ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःपृष्ठ। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका क्या है, ऑनियन लीजिए, ऑनियन प्याज, उसका ऊपरी परत होता है, उसके अंदर जाएंगे तो अंदर भी क्या होता है, बहुत सारा लेयर होता है, बहुत सारा क्या होता है, लेयर है। तो जब जो सबसे ऊपर वाला परत है, जो सबसे ऊपर वाला परत है, उसको पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पृष्ठ। और अंदर का जितने भी लेयर हैं, अंदर का जितने भी लेयर हैं, उसको हम लोग बोलेंगे अंतःपृष्ठ। क्या बोलेंगे, अंतःपृष्ठ। तो बाहर का जो सतह है, बाहर का जो लेयर है, इसको बोला जा रहा है सरफेस, इसको आउटर सरफेस भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर का जो भी लेयर है, इसके आंतरिक जो भाग है, अंदर का जो लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसेस बोलते हैं। इसको बल्क भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बल्क। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बल्क। बल्क का यहां का मतलब होता है स्थूल। याद रखिएगा, बल्क जब हम लिखेंगे तो स्थूल, स्थूल का मतलब ही होता है आंतरिक भाग। एक चीज और यहां सीखने को मिलेगा कि भाई जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वो किसका बैलेंस होता है, किसका बैलेंस नहीं होता है। तो देखिए, अब इसको कंसीडर कीजिए, इसको कंसीडर करेंगे तो इसका फोर्स इधर और इधर लग रहा है, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स है, खाली है। तो इधर आपका फोर्स, इधर बोलिएगा फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। मतलब इसका टोटल फोर्स किधर है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर है। तो कहने का मतलब ऊपर तो फोर्स नहीं लग रहा है, यहां काट दिए मतलब फोर्स नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस जो है, इसमें जो फोर्स होता है अनबैलेंस फोर्स होता है। क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये अनबैलेंस का मतलब असंतुलित, असंतुलित बल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, असंतुलित बल बोलते हैं। और यही असंतुलित बल जो है कोई भी चीज को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है बढ़ा देता है। कहने का मतलब, यदि कोई पूछेगा यहां पे यदि हम लिख रहे हैं, इस बोर्ड पे यदि हम लिख रहे हैं, तो इंक इस पर क्यों चिपक रहा है, अनबैलेंस फोर्स के कारण, असंतुलित बल के कारण। क्योंकि आप देख सकते हैं इस फिगर में, यदि हम अपर सरफेस लें, ये सरफेस का बात करें, मतलब सतह का बात करें, तो सतह जैसे कोई भी चीज है वो मॉलिक्यूल्स या आयन्स या एटम से बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इस एटम के बारे में बात करें, हम इस एटम के बारे में बात करें, तो इसका फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, इधर लग रहा है, नीचे की ओर लगेगा। लेकिन ऊपर इसको खींचने वाला कोई है क्या, ऊपर कोई खींचने वाला नहीं है। तो यहां इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है। कहने का मतलब तीन ओर लग रहा है, इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, लेकिन ऊपर की ओर नहीं लग रहा है। तो ये फोर्स क्या हो गया, अनबैलेंस।
अब इसका बात करें, इस एटम का बात करें तो देखिए इसका फोर्स ऊपर के भी ओर लग रहा है, इस साइड में भी लग रहा है, मतलब चारों तरफ लग रहा है। तो ये क्या है, यहां जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस है, ये आपका बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स क्यों है? क्योंकि चारों तरफ से बल लग रहा है, मतलब इसको, इस फोर्स को अपवर्ड को डाउनवर्ड क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसको ये कैंसिल कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। लेकिन यहां पे कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, ऊपर वाला फोर्स को कैंसिल नहीं हो रहा है, ये ऊपर वाला जो फोर्स है यहां कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कैंसिल आपका नहीं हो रहा, ये और ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये फोर्स कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर कोई बल लगाने वाला नहीं है। लेकिन इसको देखिए आप ध्यान से, तो इसको जो है नीचे वाला कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, तो ये किस में आ जाएगा, एक तरह के इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्विलिब्रियम, ये आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें तो अपर सरफेस पर जो मतलब खिंचाव होता है, जैसे कि कहने का मतलब जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, एक कलर इस पे चिपक रहा है, इसका कारण क्या है, यदि कोई पूछेगा कारण क्या है तो वो है अनबैलेंस फोर्स। वो क्या है आपका अनबैलेंस फोर्स। अब एनर्जी का बात करें कि एनर्जी किस में ज्यादा होता है, मतलब बल्क में होता है या फिर अपर सरफेस में होता है, तब बोलिएगा अपर सरफेस में एनर्जी ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें। तो ये था आपका सरफेस केमिस्ट्री। अब इसके अंदर जो बातें आएंगी उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब क्या करें, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा देखिए, तो अभी 2-3 वर्ड सीखेंगे, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। वो चैप्टर के हर एक भाग में यूज होगा। एक है आपका एडसॉर्प्शन, दूसरा है एब्सॉर्प्शन और तीसरा है डिसॉर्प्शन। अब देखिए सुनने में एक ही जैसा लगता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी किसको क्या बोले, लेकिन आप क्लियरली समझ सकते हैं क्योंकि आपको लैंग्वेज भी दे दिया गया है। लैंग्वेज नहीं बताते, डायरेक्ट बताते तो आप भूल सकते थे, लेकिन अब लैंग्वेज भी बता दिया गया है, इसका मतलब है आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, उसका उपाय कर दिया गया है। तो एडसॉर्प्शन क्या होता है और आपका जो है एडसॉर्प्शन क्या है, एब्सॉर्प्शन क्या है और डिसॉर्प्शन क्या है। अब समझिए इसको, जैसे मान लिया जाए ये क्या आपका सॉलिड है, समझिए। तो साइंस को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये घटना है एक्चुअली सभी जगह है। जैसे हम दीवार का पुताई कर रहे हैं कलर से, वहां भी घट रहा है। आइसक्रीम वगैरह बनता है, उसके ऊपर जो क्रीम लगाया जाता है, ये भी सरफेस केमिस्ट्री है, ये भी क्या है आपका सरफेस केमिस्ट्री है। तो सरफेस केमिस्ट्री सभी जगह है, बस हमें क्या करना है समझने की कोशिश करेंगे। पानी में तेल डाल देंगे तो वहां 2 अलग अलग सरफेस है, एक दूसरे में मिलता नहीं, ऊपर ऊपर तैरता है, 2 सरफेस के बीच जो घटना घट रही है वो भी क्या आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो मान लिया जाए ये मेटल है, आपको सबसे पहले एडसॉर्प्शन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एडसॉर्प्शन। तो ये क्या है आपका मेटल है और ये आपका कलर पार्टिकल्स है, इसमें क्या है आपका कलर है। ये मेटल का सरफेस आप देख सकते हैं, ये क्या है मेटल का सरफेस है, अपर सरफेस है, और ये आपका इंक है। अब इसमें यदि हम क्या करते हैं लिखते हैं, यहां पे देखिए लिखे तो क्या हो गया, कलर जो है एडजॉर्ब्ड हो गया, मतलब इसमें अधिशोषित हो गया, इस पर एक्युमुलेट हो गया। एक्युमुलेट का मतलब संचित होना होता है। क्या होता है? संचित होना। तो इस पर देखिए क्या हो गया आपका एक्युमुलेट हो गया। अब इस पर हम लिखे, इस पर क्या किए लिखे, और लिखने के बाद यदि ये कलर इस पे चिपक रहा है, सतह पर चिपक रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्युमुलेशन हो रहा है, संचयन हो रहा है, या फिर संचित हो चुका है। क्या हो चुका है? संचित। तो क्या कलर इस पार भी आ गया? क्या हम यहां पे लिखे तो यहीं पे है कलर, या फिर इसके अंदर भी चला गया? अंदर आर पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब यहां पे जो अभी घटना घटा है ये एडसॉर्प्शन है। ये क्या है आपका? एडसॉर्प्शन है, क्योंकि कलर पार्टिकल्स इसके बल्क में नहीं गया। बल्क मतलब अंतःपृष्ठ में नहीं गया, स्थूल में नहीं गया। बल्क का मतलब यहाँ स्थूल बोलिएगा,
यानी कि अंतःपृष्ठ, अंदर का जो सतह है, क्योंकि ये जो फॉयल है आपका एल्युमिनियम का, इसके अंदर भी सतह होगा, नहीं तो ऊपर का सतह हो गया, इसके अंदर भी सतह है। तो क्या ये कलर आपका अंदर गया है क्या? नहीं गया, जाता तो आर पार हो जाता। तो कहने का मतलब जो सब्सटेंस है इसको आप कलर सब्सटेंस बोल सकते हैं, कलर पार्टिकल बोल सकते हैं। तो ये जो कलर पार्टिकल है सिर्फ अपर सरफेस पर, ऊपर पे एक्यूमुलेट हुआ, तो इस घटना को बोलेंगे हम लोग अधिशोषण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अधिशोषण। तो अधिशोषण में क्या होता है? पदार्थ ऊपरी सतह पर जमा होता है या संचित होता है। ऊपरी सतह पर क्या होता है? आपका संचित होता है। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, आपको बता दें, जैसे इसको लीजिए, ठीक है, इसके अंदर क्या है? आपका स्पंजी है ये, ठीक है, कॉटन टाइप का है ये, ठीक है। मान लिया जाए हम इसमें कलर डालेंगे, क्या डालेंगे? इसमें कलर डालेंगे, कलर पार्टिकल डालेंगे। तो ये भी तो क्या है? एक ऊपर सतह है, इसका क्या है? इसका देखिए अपर सरफेस है, ऊपर का सतह है। इसमें यदि हम कलर डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे? कलर डालेंगे, तो ये कलर जो है आपका ऊपर ही नहीं रहेगा, ये कलर क्या है? आपका पूरे यूनिफॉर्मली फैलेगा, मतलब अंदर तक जाएगा, आंतरिक सतह तक जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग अवशोषण। क्या बोलेंगे? अवशोषण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? एब्सॉर्प्शन। यानी हम कलर यहां पे डालेंगे तो ये कलर यूनिफॉर्मली, ये कलर आपका जो है यूनिफॉर्मली आपका अंदर तक जा रहा है। देखिए सूख गया, मतलब ये कहां तक जा रहा है? अंदर तक जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका एब्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो कहने का मतलब कोई सॉलिड सरफेस है, क्या है? कोई सॉलिड सरफेस है, और उस सॉलिड सरफेस में यदि किसी पार्टिकल्स को या किसी सब्सटेंस को रखा जाए तो वो अंदर तक जाता है, यूनिफॉर्मली फैलता है, मतलब एक समान फैलता है। तो उसको क्या बोलेंगे? अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अवशोषण हो रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करें। अब देखिए यहां पे जो है डिसॉर्प्शन क्या है, या फिर आप देखिए रसगुल्ला खाते हैं हम लोग, तो स्पॉन्ज होता है वो। तो कहने का मतलब जब उसको चाशनी में डाला जाता है तो क्या जो रस है सिर्फ ऊपर ही रहता है? नहीं, अंदर तक जाता है, यूनिफॉर्मली फैलता है। तो उसको क्या बोलेंगे? अवशोषण। क्या बोलेंगे? अवशोषण हुआ। वहां पे क्या हुआ? अवशोषण हुआ। चाशनी का क्या हुआ? अवशोषण हुआ। यहाँ पे कलर का क्या हुआ? अधिशोषण हुआ, क्योंकि ये अंदर तक नहीं गया, ये सिर्फ कहाँ है? ऊपर है। तो ये क्या है? आपका अधिशोषण है। अब समझाते हैं विशोषण क्या होता है। विशोषण मतलब डिसॉर्प्शन। तीसरा पॉइंट है आपका डिसऑप्शन। डिसऑप्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कलर यहाँ पे क्या है? एक्यूमुलेट है, यहाँ कलर का एक्यूमुलेशन हुआ है, मतलब जमा है, ये अधिशोषण है। और ये अधिशोषित जो पदार्थ है उसको हम हटा दें किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी प्रोसेस से, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये कलर पार्टिकल जो जमा है ये सरफेस पर, हट रहा है क्या? नहीं हट रहा है। किसी प्रक्रिया के द्वारा इसको हटा दें। हटा देने का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको रगड़े, इसको रगड़े, तो रगड़ने के बाद क्या हुआ? ये हट गया। तो इसको बोलते हैं डिसऑप्शन। अधिशोषित मतलब एडजॉर्ब्ड पार्टिकल को या एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस को यदि हम किसी प्रोसेस से उसको रिमूव करते हैं, वहां से रिमूव का मतलब हटाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? विशोषण। क्या बोलते हैं? विशोषण बोलते हैं। और यदि एक साथ उदाहरण चाहिए आपको, अधिशोषण और अवशोषण दोनों होता है, तो इसका प्रैक्टिकल घर में आप कर सकते हैं कि वहां पे अधिशोषण भी होगा, एडसॉर्प्शन भी होगा, एब्सॉर्प्शन भी होगा। एडसॉर्प्शन भी होगा, एब्सॉर्प्शन भी होगा। दोनों में अंतर है। यहां पे देखिए एडसॉर्प्शन, ये क्या है? एब्सॉर्प्शन। एड और ए मतलब डी और बी का अंतर है, दोनों का मतलब बदल जाता है। ये जो घटना होता है सिर्फ अपर सरफेस में होता है, और ये यूनिफॉर्मली होता है। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के मतलब उसका बल्क में भी जाएगा और आपका अपर सरफेस में रहेगा। तो यदि कोई पूछे कि आप एक उदाहरण बताओ जिसमें एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों होता है, एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों होता है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि वो जो घटना है, जैसे मान लीजिए चौक,
व्हाइट वाला चौक लीजिए, चौक मतलब समझ में आता है ना, जो हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। हाँ, ब्लैक बोर्ड में जो लिखते हैं वो क्या है आपका चौक, खड़ी जिसको बोलते हैं, खड़ी खड़ी, ठीक है। तो एक खड़ी लीजिए, मान लीजिए ये खड़ी है, ये खड़ी है, कैसा है, व्हाइट है। मान लीजिए क्या है आपका, एक व्हाइट खड़ी लीजिएगा, चौक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसमें घर में क्या कीजिए, पानी लीजिएगा, अब कोई भी कलर, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, येलो हो, जो भी कलर हो उसको क्या कीजिए उसमें घोलिए, एक गिलास में या किसी कंटेनर में उसको क्या कीजिए घोलिए, रंग को घोल दें। घोलने के बाद उस खड़ी को उसमें डुबा दीजिए, उस खड़ी को उसमें क्या कीजिए डुबाए। डुबाने के बाद फिर निकालिए और सूखने दीजिए थोड़ा सा, या मत सूखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें डुबाइए और बाहर निकालिए। तो देखिएगा कि यदि व्हाइट है, ये खड़ी व्हाइट कलर का है, तो इसका कलर अब क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यदि रेड कलर में डालें तो रेड हो जाएगा, ब्लू में डालें ब्लू हो जाएगा, येलो में डालेंगे तो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर कलर, पहले कलरफुल नहीं था, अब कलर हो गया, मतलब कलर पार्टिकल क्या हुआ, इसके ऊपर जमा हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, जमा हो गया। क्यों जमा हुआ, अनबैलेंस फोर्स के कारण, अनबैलेंस का मतलब असंतुलित बल के कारण जमा हुआ। तो यहाँ पे क्या कहलाए, कलर पार्टिकल का इसका अपर सरफेस में जमा होना, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका अधिशोषण, एडसॉर्प्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडसॉर्प्शन। अब उस खड़ी को तोड़ेंगे, उस खड़ी को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ देंगे। खड़ी को यदि हम तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, उस खड़ी को यदि हम तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि अंदर भींगा हुआ है, कलर नहीं है, कलरफुल नहीं है, मतलब रेड कलर नहीं हुआ, अंदर सिर्फ क्या है, मतलब भींग गया है। क्या हो गया है आपका, भींग गया है, मतलब पानी अंदर चला गया लेकिन कलर अंदर नहीं गया, पानी अंदर चला गया लेकिन कलर अंदर नहीं गया। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका एब्सॉर्प्शन। क्या हो रहा है, यानी कि वाटर का, जैसे पानी और रंग को घोले तो वहां पे इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, वाटर है और कलर है। तो कलर पार्टिकल सिर्फ जो है चौक के अपर सरफेस, मतलब ऊपरी सतह पर जमा हुआ, इसलिए कलरफुल हो गया। लेकिन जब उसको तोड़ेंगे तो अंदर आपका जो है व्हाइट ही रहेगा, अंदर कैसा रहेगा, व्हाइट ही रहेगा, मतलब व्हाइट तो रहेगा ही लेकिन भींगा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, भींगा हुआ रहेगा। मतलब वाटर जो है यूनिफॉर्मली जो है, मतलब सभी जगह स्प्रेड हुआ है, सभी जगह फैला हुआ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह हुआ है वाटर का। लेकिन कलर का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ कहां हुआ, कलर का एक्यूमुलेशन कहां हुआ, सिर्फ अपर सरफेस में। लेकिन वाटर का एक्यूमुलेशन मतलब अंदर भी हुआ, बाहर भी हुआ। तो यहाँ पे जो चौक है, चौक में दोनों हो सकता है, एडसॉर्प्शन भी होता है। तो एडसॉर्प्शन किसका हो रहा है, कलर पार्टिकल का। अब वाटर का क्या हो रहा है, आपका एब्सॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का मतलब ऊपर नीचे सभी जगह प्रवेश कर जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब हम लोग सुनते हैं कि एब्सॉर्प्शन, बाप रे क्या होता होगा। अरे एब्सॉर्प्शन का मतलब किसी सतह के ऊपर किसी चीज का जमा होना, किसी पदार्थ का जमा होना। एब्सॉर्प्शन का मतलब पदार्थ, किसी पदार्थ में किसी पदार्थ का चारों तरफ यानी कि यूनिफॉर्मली फैलना या एक्यूमुलेशन होना। तो यही याद रखिएगा, एडसॉर्प्शन में सिर्फ अपर सरफेस मतलब ऊपरी सतह पर एक्यूमुलेशन होता है सब्सटेंस का, और आपका एब्सॉर्प्शन में आपका जो है पदार्थ का मतलब यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। यूनिफॉर्मली क्या होता है, स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जैसे कॉटन रुई है, पानी में डालिएगा तो क्या होगा, पूरा सभी जगह भींग जाएगा, सभी जगह भींग जाएगा, मतलब पानी यूनिफॉर्मली फैलेगा। तो इसका मतलब क्या है, पानी जब यूनिफॉर्मली फैल रहा है तो यहाँ पे जो है एब्सॉर्प्शन बोलिएगा। क्या बोलिएगा, वाटर का एब्सॉर्प्शन हो रहा है। दूसरा उदाहरण आपका सामने दिख रहा है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंक से। अब इस बोर्ड को काट के देखेंगे, इसका अंदर का सतह, तो क्या कलर होगा, क्या अंदर नहीं होगा। मतलब इस कलर का एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जो घटना घट रहा है वो अधिशोषण है, एडसॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे जो लिख रहे हैं हम लोग बोर्ड पे, ये कौन सा घटना है, एडसॉर्प्शन। मतलब कलर पार्टिकल्स किस पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ये सॉलिड सरफेस पर हो रहा है, अंदर में नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यह जो लिखा हुआ है उसको देख लीजिए, जो इसी चीज को प्रैक्टिकली आपको बताया, ठीक है। तो याद रखिएगा, चौक में क्या होता है, एडसॉर्प्शन भी होता है और एब्सॉर्प्शन भी होता है। किसका एडसॉर्प्शन होता है, मतलब कलर पार्टिकल का। और वाटर का क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, क्योंकि वो सभी जगह फैलते हैं। तो देखिए क्या है एडसॉर्प्शन, क्या है अधिशोषण। क्या है अधिशोषण।
द एक्युमुलेशन ऑफ, एक्युमुलेशन का मतलब संचित होना, याद रखिएगा, संचित मतलब जमा होना। जैसे कलर पार्टिकल यहां लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज, यहां मॉलिक्यूलर स्पीसीज आ गया। अब बोलिएगा क्या है ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज? ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो है इसको आप बोल सकते हैं एटॉम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटॉम्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर स्पीसीज का मतलब यहाँ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटॉम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज नॉन एज एडसॉर्प्शन। तो वो सॉलिड का सरफेस हो या लिक्विड का सरफेस हो, गैस का नहीं लेंगे, गैस का नहीं लेंगे, वो सॉलिड का सरफेस हो सकता है या फिर आपका लिक्विड का सरफेस हो सकता है। उसके ऊपर किसी सब्सटेंस, कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज यदि जमा होता है, संचित होता है, तो उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको? एडसॉर्प्शन बोलते हैं। तो वही लिखा है, द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज नॉन एज एडसॉर्प्शन। तो रेदर देन कहने का मतलब उसका बल्क में नहीं जाएगा, जैसे अभी इसमें दिखाए थे लिख के या बोर्ड में लिखा हुआ है, ये सिर्फ ऊपर में जमा है, अंदर में नहीं जाएगा। तो बल्क में नहीं जाना चाहिए, कहां जमा होना चाहिए? एक्युमुलेशन सिर्फ होता है, आप सीधा याद रखिएगा, एडसॉर्प्शन में एक्युमुलेशन जो है सिर्फ होता है अपर सरफेस पे होता है, ठीक है। तो वैसे अणुओं की प्रजाति जो किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा, रेदर देन मतलब यहाँ अपेक्षा है, वैसे अणुओं की प्रजाति जो किसी ठोस या द्रव के स्थूल का मतलब अंदर नहीं जाएगा, की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होता है। पृष्ठ मतलब ऊपरी सतह पर संचित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। तो अभी जो बोर्ड पे लिख रहे हैं ये क्या है? आपका अधिशोषण है, क्योंकि स्थूल में नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा, सिर्फ कहां जमा हो रहा है? ये रंग ऊपर, ठीक है। एब्सॉर्प्शन देखिए, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड विच इज नॉन एज एब्सॉर्प्शन, तो बल्क का मतलब आंतरिक भाग तक यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सॉर्प्शन। तो वैसे प्रक्रिया जिसमें ठोस के संपूर्ण स्थूल मतलब अंदर में पदार्थ समान रूप से वितरित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अवशोषण कहते हैं। वैसे प्रक्रिया जिसमें ठोस के संपूर्ण स्थूल में पदार्थ समान रूप से वितरित होता है, वितरित का मतलब बंटना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवशोषण। अवशोषण अब रसगुल्ला स्पंजी होता है, उसमें क्या डालते हैं? चाशनी डालते हैं, तो रस क्या होता है? पूरा सभी जगह आंतरिक भाग तक पूरा फैल जाता है, एक समान फैलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवशोषण। तो इतने ही याद रखना है, यदि ऊपर में कोई पदार्थ जमा हो रहा है तो अधिशोषण बोलेंगे, और यदि अंदर तक जा रहा है पदार्थ, किसी सॉलिड में के अंदर तक पदार्थ जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अवशोषण। और आपका जो है विशोषण क्या होता है? विशोषण क्या है? अभी बताए कि जैसे ये लिखा हुआ इसको हम मिटा देंगे, तो ये क्या हो गया? विशोषण हो गया। हम यदि इसको क्या करते हैं? डिलीट करते हैं, मिटाते हैं, है ना, इसको रब करते हैं, तो क्या बोलेंगे? विशोषण हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस वन विच इट इज एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। किसी अधिशोषित पदार्थ को उस पृष्ठ से हटाना जिस पर वह अधिशोषित हो, तो उसे क्या कहते हैं? विशोषण। कहने का मतलब देखिए, इस पृष्ठ पर क्या है? कलर है, और इसको हम लोग क्या करते हैं? हटाते हैं। जैसे मान लीजिए जाए अधिशोषित पदार्थ का मतलब हुआ ये सॉलिड सरफेस है, इसमें हम यहाँ पे लिख दिए तो क्या हो गया? अधिशोषण हुआ। क्या हुआ? अधिशोषण। इसको हटा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? विशोषण। क्या बोलेंगे? विशोषण। वही चीज यहाँ लिखा हुआ, किसी अधिशोषित पदार्थ को उस पृष्ठ से हटाना जिस पर वह अधिशोषित हो, तो उसे क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, बहुत ही आपको उदाहरण से समझा दिए, प्रैक्टिकली समझा दिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो घटना घट रहा है यहाँ पे क्या है जी? अधिशोषण। इसको हम मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा? विशोषण। क्या हो जाएगा? विशोषण। और मान लीजिए हम इंक जो है इसमें डाल रहे हैं, तो इसमें देखे थे लंबा जैसे कॉटन था, उसमें यदि हम डाल रहे हैं तो ये रंग क्या होता है? ऊपर से नीचे एक समान फैलता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवशोषण। क्या बोलेंगे? अवशोषण। तो सब हमारे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे चारों तरफ घटनाएं घट रही है, बस उसको समझने की कोशिश करना है। और लैंग्वेज में थोड़ा शब्द आ जाते हैं इस टाइप का, तो हम सोचते हैं बाप रे ये क्या होगा, नहीं, उसके मीनिंग को समझना है।
मीनिंग को तो अधिशोषण मतलब समझ गए होंगे, अपशोषण मतलब समझ गए हैं, और क्या है आपका डिसॉप्शन का मतलब विशोषण मतलब ही आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आपको कुछ उदाहरण बताते हैं, कुछ उदाहरण बताते हैं आपका किसका, अधिशोषण का। अधिशोषण का कुछ उदाहरण आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो आप क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए अभी आपके 3 ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जो आप कभी भूलेंगे नहीं, है ना। और आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन क्या क्या है, उदाहरण मतलब यहाँ पे क्या है एप्लीकेशन, कि अधिशोषण जो है कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, किस क्षेत्र में यूज किया जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहला उदाहरण देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको ये जो अभी एग्जाम्पल है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यहाँ से क्या बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। जैसे मान लिया जाए एक गैस सिलेंडर है, एक गैस सिलेंडर है, उसके अंदर पहले से चारकोल का पाउडर डाल दिया गया है। चारकोल मतलब आपको समझ में आ रहा है, चारकोल का मतलब जैसे कोई लकड़ी को जलाए, या फिर कोकोनट चारकोल वगैरह हो सकता है, या कोकोनट आप समझ नारियल, उसको हम जलाएंगे, जलाने के बाद अंगारा बनेगा, अंगारा बनने के बाद उसको क्या करेंगे, पानी डाल के बुझा देंगे, तो कोयला मिलेगा, क्या मिलेगा, काला टाइप का पदार्थ मिलेगा। उसका सुखा देंगे, सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाएंगे, भाई क्या है, चारकोल पाउडर है, वो क्या आपका चारकोल पाउडर। तो मान लिया एक गैस सिलेंडर है, उसके अंदर पहले से चारकोल का पाउडर का बेड लगा हुआ है, पहले से चारकोल का पाउडर है, चारकोल का पाउडर है, क्या है आपका चारकोल का पाउडर। अरे कोयला जो लकड़ी का कोयला है उसको पीस दीजिए, वो क्या है, चारकोल है। लकड़ी का कोयला क्या है आपका चारकोल है, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल, आजकल एक्टिवेटेड चारकोल आ रहा है जो फेस में लगाते हैं, फेस पैक, है ना। तो कहने का मतलब चारकोल। तो चारकोल जो है आपका, एक गैस सिलेंडर लेंगे, उस गैस सिलेंडर के अंदर पहले से क्या रख देंगे, चारकोल का पाउडर, चारकोल का पाउडर रख दिया जाएगा। चारकोल का पाउडर रखने के बाद उसमें यदि गैस भरेंगे हम लोग, अब गैस कौन सा भरेंगे, जैसे ऑक्सीजन भर सकते हैं O2, कार्बन मोनोऑक्साइड भर सकते हैं CO, NH3 भर सकते हैं, और SO2 भर सकते हैं। तो ये सभी गैस आप उसमें क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो मान लीजिए गैस सिलेंडर का जो धारिता है, वॉल्यूम है, वो 5 लीटर है, 5 लीटर का है, और उसमें पहले से आपका क्या रखा हुआ है, चारकोल का पाउडर रखा हुआ है। और उसमें मान लिया जाए गैस को जब भरेंगे तो गैस क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर। गैस किसी बंद कंटेनर में रखा जाए तो वो क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर, टेम्परेचर के आधार पे। तो कहने का मतलब आप बताएंगे कि पहले से चारकोल का पाउडर रखा हुआ है, 5 लीटर का गैस का सिलेंडर है, और उसमें क्या डाल दिए, आपको 5 लीटर गैस डाल दिए। तो अब बताइए पहले से चारकोल का पाउडर भी रखा हुआ है उसके अंदर, उसके बाद 5 लीटर गैस डाले। आपसे पूछा जाए कि गैस का प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो अधिकांश लोग का जवाब आएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि चारकोल तो पहले जगह गिर चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए घट जाएगा क्योंकि जो चारकोल का पाउडर, मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि ये आपका गैस का, मान लीजिए ये गैस का, मान लीजिए सिलेंडर है, ये गैस का क्या है आपका सिलेंडर है, ठीक है। आ रहा है समझ में, दिख रहा है ना। कम दिख रहा है, चलिए छोटा सा यहां बताते हैं आपको। मान लिया जाए एक गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, ये गैस का सिलेंडर है, ठीक है। इस गैस के सिलेंडर के अंदर पहले से चारकोल का पाउडर रखा हुआ है। ये क्या है आपका चारकोल का पाउडर है, ये आपका चारकोल का पाउडर है। और ये मान लीजिए गैस सिलेंडर है 5 लीटर का, और इसमें अब यदि मान लीजिए गैस भर दिए O2, क्या भर रहे हैं, इसमें गैस O2 भर रहे हैं। इसमें गैस जो भर रहे हैं, क्या चीज, O2 गैस भरा जा रहा है, O2 गैस भरा जा रहा है।
तो आपसे यदि पूछा जाएगा कि इसका प्रेशर जो है, इसका जो है प्रेशर P मतलब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, प्रेशर P4 क्या है यहाँ पे, P4 है यहाँ पे प्रेशर। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ प्रेशर जो है घटेगा कि बढ़ेगा, क्योंकि चारकोल का पाउडर पहले से यहाँ पे उपस्थित है, ये जो है आपका क्या है, चारकोल का पाउडर है, पहले से उपस्थित है, ये आपका चारकोल है। समझ सकते हैं, ये क्या आपका चारकोल है। इसमें मान लिया O2 गैस 5 लीटर डाल दिए, तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, तो बहुत लोगों का जवाब आएगा क्या हो जाएगा, नहीं मतलब बढ़ जाएगा, प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। इसलिए घट जाएगा कि जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सीजन गैस है, इस चारकोल के पाउडर पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट हो जाएगा मतलब जमा हो जाएगा, उस पर बैठना शुरू हो जाएगा। चारकोल के पाउडर पे क्या हो जाएगा, उस पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, बैठना शुरू हो जाएगा, और इसलिए गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। तो यही बात यहाँ पे लिखा होता है। एक उदाहरण ये हो गया कि गैस का प्रेशर यदि कम करना है तो आप गैस सिलेंडर में क्या डाल देंगे, चारकोल का पाउडर। सिंपली क्या डाल देना है, चारकोल का पाउडर। तो चारकोल का पाउडर जब डालेंगे, उसके बाद उसमें गैस जब भरेंगे, तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है चारकोल के पाउडर पे आके बैठ जाएगा, चारकोल के पाउडर पे आके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये आपको ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा कि आपको बोलेगा कि चारकोल के पाउडर क्या करता है, गैस के प्रेशर को डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, तो बोलिएगा डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो चारकोल के पाउडर पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा। देखिए, इफ ए गैस लाइक O2, H2, CO2, NH3 और SO2 is taken in closed vessel containing powdered charcoal, then it is observed that the presence of the gas in the enclosed vessel decreases। यहाँ पे क्या है आपका, the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases because the gas molecules accumulate at the surface of the charcoal, that is, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, that is gases are adsorbed at the surface। तो यही बात आपको बताया अभी। क्या लिखा हुआ, यदि चूर्णित चारकोल वाले बंद पात्र में, पात्र मतलब बर्तन, O2, H2, CO, NH3 या SO2 गैस भरी जाए तो ऐसा देखा जाता है कि गैस का दाब घट जाता है, क्योंकि गैसों के अणु चारकोल की सतह पर संचित हो जाता है, अर्थात गैसें चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। तो कौन कौन गैस जो है चारकोल पर अधिशोषित होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कि कौन कौन सा गैस जो है चारकोल के ऊपर अधिशोषित होता है। तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सारे गैस क्या होता है, चारकोल के ऊपर अधिशोषित हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, मतलब प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा, सिलेंडर के अंदर है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको उदाहरण बता रहे हैं। दूसरा क्या है, जैसे कि चीनी के बारे में आपको पिछले लेक्चर में भी बताया गया था। चीनी जो साफ सुथरा आता है, क्यों आता है, आप समझिए कि जैसे मान लिया जाए गुड़, समझते हैं गुड़, उसको रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रोज शुगर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रोज शुगर। रोज शुगर का मतलब होता है अपरिष्कृत शर्करा। ठीक है, तो गुड़ आप देखते होंगे कलरफुल होता है। उसको पानी में घोल दें, उसको क्या करें, पानी में घोल दें। पानी में घोलने के बाद हम उसको किससे पास करेंगे, जांतव चारकोल से। अब जांतव चारकोल क्या है, जैसे जंतुओं का जो चारकोल होता है, जंतुओं से जो, जैसे लकड़ी को हम जलाए, लकड़ी को क्या किए हम लोग, जलाए, जलाने के बाद अंगारा बना, उसको बुझा देंगे तो कोयला प्राप्त होगा। तो ये कोयला क्या है आपका, चारकोल है। कोयला क्या है आपका, चारकोल। ठीक उसी प्रकार जंतु का जो हड्डी वगैरह होता है उसको जलाएंगे, जलाने के बाद उस अंगारा बनेगा, उसको बुझाएंगे, कोयला बनेगा और उसको पाउडर बना देंगे तो हो जाएगा जांतव चारकोल। वो क्या आपका, जांतव, यानी कि जंतुओं का चारकोल। तो चीनी जो इतना साफ सुथरा आपको जो मिलता है वो उतना साफ सुथरा आखिर होता नहीं है। उसको कैसे परिष्कृत किया जाता है, मतलब कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, कैसे कलर पार्टिकल को हटाया जाता है, वो समझिए। तो जैसे मान लिया गुड़ है आपका, उसको क्या किए, बाल्टी में घोले, घोलने के बाद चारकोल का जो है, जैसे तकिया होता है आपका, है ना, तो जो उसका बेड बनाएंगे, चारकोल का क्या बनाया जाता है, बेड बनाया जाता है, परत बनाया जाता है। जैसे किसी कपड़ा में उसको चारकोल के पाउडर को रखें और चारों तरफ से क्या करेंगे, सिलाई कर देंगे, बंद कर देंगे,
तो चारकोल मतलब निकल नहीं सके, इतना मोटा कपड़ा होना चाहिए, चारकोल बाहर नहीं निकल सकते। तो कहने का मतलब उससे जब हम छानेंगे, उसके ऊपर जो गुड़ मतलब जो घोले थे रोज शुगर को, शरबत जिसको बोल सकते हैं, उस चारकोल पाउडर पे क्या करेंगे, डालेंगे। तो डालने के बाद क्या होगा कि जो कलर था, जो कलर पार्टिकल है वो चारकोल के ऊपर ही जमा रह जाएगा और आपका कलरलेस सॉल्यूशन जो है पास कर जाएगा। मतलब अब जो सॉल्यूशन उससे जब हम छानेंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, पहले कलरफुल था अब क्या मिलेगा, कलरलेस मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। कलर पार्टिकल जो है चारकोल के सरफेस पर जमा हो रहा है, अंदर तक नहीं जा रहा, अंदर जाएगा तो पास कर जाएगा, फायदा नहीं है। तो मतलब ऊपर ही जमा रह जा रहा है और आपको क्या मिल रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या हो रहा है, आपका अधिशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, अधिशोषण, जिसको एडसॉर्प्शन बोलते हैं। एडसॉर्प्शन मतलब ये किसका उदाहरण दे रहे हैं, एडसॉर्प्शन का दे रहे हैं। तो दूसरा उदाहरण है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, aqueous solution of rose sugar when passed over beds of animal charcoal then they becomes colorless because the coloring substances are absorbed by the charcoal। तो जो कलरिंग सब्सटेंसेस होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, चारकोल पाउडर के द्वारा। चारकोल के द्वारा क्या किया जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है, मतलब ऊपर ही कलर को जमा कर लेता है, अंदर नहीं जाने देता है। जैसे मान लीजिए अभी अभी हम लोग देखे थे कि जो मतलब खड़ी जो चौक होता है कलरफुल, मतलब कलर्ड वाटर में डालेंगे यानी कि रंग में डालेंगे तो रंग उसके ऊपर आ जाता है लेकिन आपका अंदर नहीं जा पाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी क्या हुआ, चारकोल पाउडर जो कलर था सॉल्यूशन में उसको ऊपर रख लेगा, बाकी कलरलेस सॉल्यूशन को आपको देगा। तो जब अपरिष्कृत मतलब जिसको साफ नहीं किया गया, अपरिष्कृत शर्करा के जलीय विलयन को जान तब चारकोल की परतों से प्रवाहित की जाती है तब यह रंगहीन हो जाता है, क्योंकि रंगीन पदार्थ चारकोल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्योंकि रंगीन पदार्थ चारकोल के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। तीसरा उदाहरण और दे रहे हैं अधिशोषण का, मतलब एडसॉर्प्शन का। एडसॉर्प्शन का तीसरा, तो यहाँ पे मेन फोकस है आपका एडसॉर्प्शन पर। ठीक है, एब्सॉर्प्शन तो आपको बताए कि अंदर तक जाना चाहिए, कहाँ जाना, जब अंदर तक चला जाएगा तो हम लोग किसी चीज को शुद्ध नहीं कर सकते। अब देखिए तीसरा जो उदाहरण आपको बता दे रहे हैं वो सिलिका जेल के बारे में बात करने वाले हैं। सिलिका जेल, सिलिका जेल क्या करता है, एयर को ड्राई कर देता है। एयर को ड्राई कर देता है मतलब यदि एयर में नमी है तो उसको अवशोषित कर लेता है। तो सिलिका जेल गोल गोल टाइप का आता है आपका, है ना, कोई नए सामान खरीदेंगे जूता वगैरह तो उसके अंदर रहता है, पैकेट में रहता है गोल गोल, वही सिलिका जेल है, वही क्या आपका सिलिका जेल है। मतलब वो क्या करता है, मॉइस्चर को अवशोषित कर लेता है और वहां का एयर ड्राई कर देता है। तो ये सिलिका जेल क्या करता है, तो जहां नमी वाला स्थान है वहां रख देंगे, जैसे आपको बोले गोदरेज वगैरह में रख दीजिए, कटोरी या कटोरा में लीजिए सिलिका जेल को और गोदरेज में रख दिए। मतलब आपका जो है बरसात का मौसम है तो मान लीजिए मॉइस्चर है, उसमें कपड़ा रखा हुआ तो कपड़ा खराब हो सकता है। तो सिलिका जेल क्या करेगा कि गोदरेज के अंदर जितने भी नमी है, नमी अपने क्या करेगा, अपने ही ऊपर अधिशोषित कर लेगा। तो वहां का जो एयर है क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो एयर को ड्राई करना है तो सिलिका जेल का यूज करते हैं। ये भी क्या है आपका एडसॉर्प्शन है, किसके अंदर आता है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो कहने का मतलब एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। क्या बोल रहा है, सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है। सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है क्योंकि जल के अणु सिलिका जेल की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। क्योंकि जल के अणु सिलिका जेल की सतह पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। तो अधिशोषण का कुछ उदाहरण दिए ताकि आपको मतलब क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट और भूले नहीं। तो इस तरह से अधिशोषण बहुत जगह होते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। गैस मास्क वो बनता है, क्या बनता है, गैस मास्क वगैरह जो होता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे उदाहरण है, मतलब अब क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई अधिशोषण आखिर होता क्या है, एडसॉर्प्शन होता क्या है। तो आज हम लोग सीखे एडसॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, एडसॉर्प्शन क्या होता है, एब्सॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है और कुछ उदाहरण देखे एडसॉर्प्शन का। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। आज इतने ही, और जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता चुके हैं, नंबर दे चुके हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 1 सितंबर से वो शुरू होगा और उसमें आपको सीधा बता दिया गया ओनली बोर्ड पर फोकस किया जाएगा, ओनली बोर्ड बेसिस क्वेश्चन किए जाएंगे, मतलब जो आपको डायरेक्ट काम करे कहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए आज इतना ही,
फिर मिलते हैं, है ना। अब वीडियो यदि समझ में आया, आप समझ गए, तो फिर क्या करेंगे, स्माइली, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, बच्चों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करेंगे आप लोग, सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करें या नहीं करें वो आप पे डिपेंड करता है, इसलिए जैसे ही वीडियो देखते हैं आप क्या करें, बच्चों में शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।